गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th में अभी तक क्या सिखा दिया था? तो इससे पहले वाले लेक्चर में ना डिफेक्ट ऑफ विजन हमने स्टार्ट किया था। डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन, ये सब सारा कुछ हमने क्या किया है बता दिया है आपको। आज अपने को ये ऑप्टिक्स का लास्ट सेक्शन देखना है। कुछ फिनोमेनाज होते हैं ऑप्टिक्स पे या ऑप्टिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से फिनोमेना है, शायद आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा। सबसे पहला फिनोमेना होता है ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे क्यों चमकते हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछेगा आज के बाद से कि तारे क्यों चमकते हैं, तो शायद तुम आज के बाद से उसको रिस्पॉन्ड कर पाओ कि तारे क्यों चमकते हैं। अब तारों में किसी ने बल्ब लगा के नहीं छोड़ दिया कि तारे चमक रहे हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए क्या करते हैं ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो कॉज है वो क्या है? रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए ना कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, तो बस लिख देना बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। अब अगर इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करें ना, तो क्या करते हैं, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। इस तरह से क्या होगा? एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर्स होगा। बहुत सारे अब लेयर्स हो सकते हैं, मैं बहुत सारे लेयर नहीं बना रहा। और ऐसा समझो कि यहाँ कहीं पर क्या है? एक स्टार है, इस पॉइंट पे कहीं पे एक स्टार है, और हमें क्या करना है? इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझना है। एक बात याद रखना, जब भी आप टुवर्ड्स द अर्थ मूव करते हो तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता रहता है। अब अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर से नीचे आते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसा बोल दो कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ हमेशा क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब अगर ये रे ऑफ लाइट, मान लो इसको अलग कलर से कुछ दिखा दे, मान लो ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसा आ रहा था, अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट यहां से यहां आएगा, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया क्या? बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, इस मीडियम के चेंज होने के कारण, और अगर मैं रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा हूँ, तो रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी क्या होगी? बेंड करने की होगी। ये कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से मीडियम चेंज हो गया, फिर से मीडियम चेंज होगा, तो ये फिर से क्या होगा? फिर से बेंड होता चला जाएगा, बेंड होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये बेंड हो गया क्या? तो अगर यहाँ कहीं पर कोई ऑब्जर्वर है ना, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ कहीं से आ रहा है। इसका सीधा डायग्राम बन जाए, ये ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस किसी पॉइंट से आ रहा है। तो ये जो स्टार था उसका एक्चुअल में क्या होगा? एक एपरेंट इमेज यहाँ पर बन जाएगा। मतलब ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि ये जो स्टार है वो एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, ऑब्जर्वर को ये यहाँ पे दिख रहा है। अब एक तो नो डाउट इसका एक एपरेंट इमेज बन चुका है। दूसरा क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर का यहाँ पर लेयर है ना, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये बार बार चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेयर का लेयर चेंज हो रहा है। अगर ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, ये अगर ये चेंज होता रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो लाइट है इसका जो डिविएशन पैटर्न है, अब एटमॉस्फेयर का लेयर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब ये रे ऑफ लाइट का, जैसे ये जो रे ऑफ लाइट है, कभी ऐसा बेंड किया, कभी बेंड करके और अंदर आ गया, कभी बेंड करके बाहर चला गया। तो बार बार क्या होगा? ये जो स्टार का इमेज बना था, बार बार इस स्टार का जो इमेज का पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा। मतलब मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते रहेंगे। एक तो ये होगा। दूसरा और क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट जो था यहाँ पर, ये रे ऑफ लाइट जो होगा, ये रे ऑफ लाइट क्या होता रहता है? इसकी जो इंटेंसिटी हमारे आंखों में गिरती है, इस मीडियम के चेंज होने के कारण वो भी चेंज होता रहता है। अब अगर इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो कभी ऐसा लगता है कि इसमें से जो लाइट एंटर कर रहा है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, कभी ऐसा लगेगा कि इसमें से जो लाइट एंटर कर रहा है वो क्या है? बहुत ज्यादा डिम। तो अगर इसका
इसमें से जो लाइट एंटर होता हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा, अगर इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है तो इमेज की इंटेंसिटी जो होगी, इमेज की इंटेंसिटी जो होगी वो भी क्या होती जाएगी, फ्लक्चुएट होती जाएगी। अब बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आपको याद क्या क्या रखना है, एग्जाम्स में 2 मार्क्स में लिखने आता है। 2 मार्क्स में जब भी लिखने आएगा आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। आप एनसीईआरटी बुक देखना, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से डेफिनेशन उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से बताया है। ये रे डायग्राम याद कर लेना, या इससे अच्छा डायग्राम बना सकते हो तो वो बना लेना रे डायग्राम। आपको याद रखना है कि जैसे ही हम अर्थ के सरफेस के पास आते हैं, जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी ये सरफेस है, जैसे अगर मान लो ये सरफेस 1 है तो सरफेस 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है वो हमेशा कांस्टेंट है, नहीं, μ1 का वैल्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब कोई भी स्टार से जब रे ऑफ लाइट एंटर करना स्टार्ट करेगा तो ये मीडियम के चेंज होने के कारण क्या होगा, एक एपरेंट इमेज इसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एपरेंट इमेज फॉर्म हुआ है ये क्या होता है, स्टार के पोजीशन से थोड़ा ऊपर होता है। इन जनरल जो स्टार का पोजीशन उससे थोड़ा ऊपर होता है, और सिंस ये मीडियम का जो डेंसिटी, ये बीच का जो इंटरवीइंग मीडियम है, इसकी डेंसिटीज बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों में एंटर करेगा या जो पैटर्न ऑफ डिविएशन होगा वो हर बार क्या होगा, अलग अलग होगा। कभी पैटर्न ऑफ डिविएशन ज्यादा हो सकता है, कभी पैटर्न ऑफ डिविएशन कम हो सकता है। तो अगर बार बार पैटर्न ऑफ डिविएशन अलग अलग है तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका पोजीशन भी क्या होगा, बार बार अलग अलग होगा। अब इमेज का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और दूसरा इसके डेंसिटीज के चेंज होने के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आंखों में एंटर करती वो भी बार बार चेंज हो रहा है। मतलब कभी जो इमेज फॉर्म हुआ होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, और कभी यही इमेज जो फॉर्म हुआ है वो थोड़ा डिम टाइप का होगा। अब ये जो ब्राइट और डिम जो इमेज की इंटेंसिटी है वही क्या करता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब ये ट्विंकलिंग इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट क्यों होता है स्टार्स के केस में, क्योंकि एक तो ये जो स्टार्स होते हैं ना ये बहुत दूर होते हैं, अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर अर्थ के सरफेस से ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जैसा मान सकते हैं क्या। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट आता है तो इसका जो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज है बिकॉज, और इतना फ्लक्चुएशंस के साथ इमेज बन रहा है, मतलब कभी इमेज यहाँ बना, कभी यहाँ बना, कभी यहाँ बना, कभी यहाँ बना, एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते रहेंगे और इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वो जो स्टार है वो एक्चुअल में ट्विंकल करे, वो जगमगा रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई बल्ब नहीं लगा उसमें कि कोई किसी एलियन ने वहां पे बल्ब लगा दिया और वो डीजे नाच रहे हैं वहां पे तो वहां पे वो ट्विंकलिंग इफेक्ट आ रहा है, वैसा नहीं होता। वो उसकी रिफ्रैक्शन इसके कारण। अगर ये एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं होता ना तो आपको ये जो लाइट, ये जो स्टार है वो आपको ऐसा ही दिखता है विदाउट द ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब ये एक क्वेश्चन होता है इसमें, साथ साथ ये भी पूछते हैं कि ठीक है भाई, अगर स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं क्यों नहीं करते। एक तो क्या होता है, प्लैनेट्स जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस के बहुत पास होते हैं। अब अगर प्लैनेट्स अर्थ के सरफेस के बहुत पास है, मतलब ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या करते हैं, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को मिला के बना है। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट होगी, इसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट होगी, थोड़ी बहुत इसमें होगी, इसमें होगी, लेकिन जब आप ओवरऑल देखोगे ना तो ओवरऑल पूरी जो नेट ट्विंकलिंग इफेक्ट हो जाती है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाई डू प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, तो इनका जो आप रीजन लिखोगे कि प्लैनेट्स अर्थ के सरफेस से बहुत पास में होते हैं। अब प्लैनेट्स अगर अर्थ के सरफेस से बहुत पास में है तो दे कैन बी सीन एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोट्स अगर चाहिए इसका तो आप नोट्स क्या करना है, एनसीईआरटी बुक उठाना, वहां से पढ़ लेना। ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स को हम एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखते हैं, और सिंस ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो ट्विंकलिंग इफेक्ट या जो इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, जब आप सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का समेशन कर दोगे, सारे ट्विंकलिंग इफेक्ट जितना भी यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट था सबके ट्विंकलिंग इफेक्ट का अगर आप समेशन कर दोगे तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल whereas stars twinkle। stars इसलिए ट्विंकल कर रहे हैं क्योंकि stars का लोकेशन बहुत दूर है अर्थ के सरफेस से, तो they can be seen as a point object। stars point object है, planet extended object है।
बाकी सब में रीजन क्या रखना है, सेम रखना है। तो ये हमारे पास क्या है, मेन कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का एक लोअर लेवल में भी आप एप्लीकेशन देख सकते हो। लोअर लेवल में एप्लीकेशन क्या देखा होगा आपने, आप नोटिस अगर आप शायद करोगे ना, मान लो कहीं पे अगर फायर है, कहीं पर फायर है, ऐसा मान लो एक सरफेस है और यहाँ पे फायर लगा दो, ऐसे आग लगा दो यहाँ पे। अरे रेड रंग जो आग लगी होती है वो येलो रंग की होती है। अच्छा, अरे ऐसा है, मान लो इस तरह से आग की लपटें है, तो ऐसे, ये मैंने कोई गुलदस्ता नहीं, आग की लपटें है। अब यहाँ आग की लपटें हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पास में जब फ्यूम्स निकलते हैं ऐसे, इसके पास में जब फ्यूम्स निकलते हैं तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, डेंसिटी जो होता है, इसके ऊपर का जो लेयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कीप ऑन चेंजिंग। इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो जब आप इसके मतलब ये वाले के सामने से जब आप उसके पीछे देखोगे ना, मान लो यहाँ से ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास ऐसा है, ये लेयर है और आप यहाँ है और आप यहाँ कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको फ्लिकरिंग इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना है, ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा। कभी भी कहीं पे अगर फायर होगा तो फायर के एक साइड से अगर तुम दूसरी तरफ देखोगे ना, तो ये जो फ्यूम्स होते हैं ना, फ्यूम्स के कारण आपको ये फ्लिकरिंग इफेक्ट दिखेगा। अब ये फ्लिकरिंग इफेक्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दिख रहा है, इसी का एक बड़ा एप्लीकेशन होता है स्टार्स के ट्विंकलिंग में, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इसमें साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो प्लैनेट बहुत पास में है इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, अच्छा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमेनाज है वो बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब स्कैटर करने का मतलब होता है डिविएशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हो गया लाइट का डिविएशन, लाइट अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन कराता है, तो जब भी लाइट ऐसे पार्टिकल्स के साथ, जब भी लाइट ऐसे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है जिनका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। जब भी लाइट ऐसे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है जिनका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट कर जाता है। तो लाइट एक्चुअल पाथ से डिविएट कर जाता है, इसे ही स्कैटरिंग कहते हैं। इसे ही स्कैटरिंग कहते हैं। अब मान लो ऐसा कोई पार्टिकल मिल रहा है जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, जैसे वॉल, ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ में, ये सब का जो डायमेंशन है ये मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में इसमें होता है। लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स। अब इसके बीच में जब लाइट, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल इसको इंटरैक्ट करे जिसका डायमेंशन वेवलेंथ के कंपेरेबल में है, तो लाइट क्या करता है, अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग फिनोमेना है ना, ये स्कैटरिंग फिनोमेना ऐसा देखा गया है कि जब भी जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए स्कैटरिंग इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब जितना कम वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट मिलेगा। अब कम वेवलेंथ के लाइट कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके लिए स्कैटरिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। स्कैटरिंग इफेक्ट इज वेरी हाई। इनके लिए स्कैटरिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। और जो बड़े ये होते हैं लार्ज वेवलेंथ के लिए, इसके लिए स्कैटरिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। स्कैटरिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। अब इस स्कैटरिंग पर बेस्ड हमारे पास कुछ फेनोमेनाज होंगे, तो वो फेनोमेनाज बताते हैं आपको। अब ये जो स्कैटरिंग इफेक्ट है, इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल ना आपने अपने क्लास 9 की केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर ले लेते हैं, एक इस तरह का ग्लास का टम्बलर है, ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट है मतलब समझ लो एक टॉर्च है, इस तरह का एक टॉर्च है, जहां से क्या हो रहा है, लाइट रेज ऐसे निकल रहे हैं। अब अगर ये सोल्यूशन, अब ये तुमने लोअर क्लासेस पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब अगर पढ़ा होगा, तो अगर यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन मतलब क्लियर सोल्यूशन अगर डाल दोगे, तो तुमको क्या लगेगा, ये जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट इनविजिबल होगा, मतलब यहाँ पर तुमको रे ऑफ लाइट दिखना बंद हो जाएगा, और यही रे ऑफ लाइट वापस से फिर यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ट्रू सोल्यूशन होगा तो यहाँ पर तुमको रे ऑफ लाइट विजिबल है, यहाँ पर तुमको कोई रे ऑफ लाइट नहीं मिलेगा, और फिर जैसी सोल्यूशन के पार आ जाओगे रे ऑफ लाइट विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ट्रू सोल्यूशन के प्लेस में, तुमने क्या कर दिया, ट्रू सोल्यूशन मतलब सॉल्ट और लिक्विड, सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन। मान लो अगर तुमने सस्पेंशन ले लिया, तुमने सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन अगर ले लिया, ये सब शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन अगर आप ले लोगे, तो सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, आपको ये जो पाथ होगा सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन में, आपको यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्या डिफरेंस हो गया सर, पहले वाले केस में जब ट्रू सोल्यूशन था तो हमें ये पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं था, अब जैसे ही यहाँ पे सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन ले रहे हैं तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ट्रू सोल्यूशन है तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनका जो डायमेंशन था वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। जब यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन था, अभी तो सस्पेंशन है ना, जब यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन था तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे उनके डायमेंशन क्या थे, उनके डायमेंशन लाइट के कंपेरेबल, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल में बहुत छोटे थे। अब लाइट के कंपेरेबल में अगर बहुत छोटे थे तो यहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं हुआ, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ, इसलिए पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने एक सस्पेंशन या एक कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पे कंसिडर किया होगा ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के कारण लाइट क्या होते हैं, डिविएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब लाइट जब डिविएट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उनका पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। अब ऐसा कुछ हमने एक टिंडल इफेक्ट के नाम से कंसेप्ट में भी सीखा है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो तुमने देखा होगा कि अगर एक डार्क रूम है, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, अगर एक डार्क रूम है पूरा, अभी तो मेरा व्हाइट बोर्ड भी डार्क है, मान लो इस तरह का एक डार्क रूम है, अलग कलर से बनाते हैं इसको, ये रूम को रेड कलर से बना देते हैं। मान लो इस तरह का क्या है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, तुमने अपने घर में देखा होगा, कहीं पे भी अगर तुम डार्क रूम होगा तो वहां पर देखते हैं, या सुबह सुबह आपको घरों में भी दिख जाएगा, कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट में भी दिखता है, एनसीईआरटी बुक में इसका एक डायग्राम भी है। और यहाँ पर क्या है ना, एक छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है, जहां से लाइट क्या करेगा, जहां से लाइट जो है वो एंटर करेगा। अब जब लाइट यहाँ से एंटर करता है ना, इस तरह से जब लाइट यहाँ पे ऐसा एंटर करता है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल होंगे यहाँ पर, हाँ, मान लो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आपको मूव होते हुए दिखते हैं ना, ये
एकदम डार्क रूम है, कोई लाइट का सोर्स नहीं था, कुछ था, बस एक छोटा सा लाइट का सोर्स है, तो बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होते हैं, तो लाइट के वेवलेंथ का अगर कंपेरेबल है तो ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ क्या हो जाता है, विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भगवान जी है और उनकी तरफ से ऐसे ब्लेसिंग्स आ रही है, ऐसा अपने अपने को फील करते हैं। मतलब जब अपन छोटे थे तो शायद ऐसा ही कुछ फील करते थे। एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसके कारण से क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। अब ये पाथ ऑफ लाइट जो विजिबल हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब ये जो टिंडल इफेक्ट है ना, आपको सुबह के टाइम पे फॉरेस्ट के कैनपी में क्लास 9th पे एनसीईआरटी बुक का जो कवर पेज है उसमें जो लास्ट पेज है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक वो डायग्राम मिलेगा। उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, इस तरह के पार्टिकल्स है क्या, तो जब भी रे ऑफ लाइट इनसे मूव करती है ना, तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे रे ऑफ लाइट विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब एक बार देखो, मैंने थोड़ा बहुत तुमको बता दिया है, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार एनसीईआरटी बुक उठाना और वहां पे पढ़ना टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है। टिंडल इफेक्ट का सीधा सा मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट जब विजिबल हो जाता है एक डार्क रूम में बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, अब सबसे कॉमन एग्जांपल या सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पूछा जाता है वो पूछते हैं कि आसमान नीला क्यों है, why does the sky appear blue, why does the sky appear, why does the sky appear ब्लू। अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम क्या जानते हैं, फिर से अगर मैं बात करूं तो मान लो ये मेरा अर्थ का सरफेस है, इस तरह से ये हमारा अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर का लेयर है। इस तरह से एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर है। अब क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट, जब भी सन से या किसी भी सोर्स से रे ऑफ लाइट जब ऐसे एंटर करता रहता है, तो जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग शेप के आपको डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह के शेप के आपको पार्टिकल्स मिलते रहेंगे। अब बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होता है, ये जो लाइट होता है वो स्कैटर कर जाता है। स्कैटर कर जाता है इसका मतलब वो क्या होता है, डिविएट होना स्टार्ट हो जाता है अपने पाथ से। अब ऐसा देखा गया है कि ये जो व्हाइट लाइट है, अगर यहाँ से यहाँ पहले व्हाइट लाइट था, ये पहले व्हाइट लाइट था ऐसा, अब ये जो व्हाइट लाइट होता है वो क्या होता है, डिविएट होना या स्कैटर होना स्टार्ट होता है। और ऐसा देखा गया है कि ये जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं उसके लिए स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। अब अगर उसके लिए स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे ऐसा होता है कि वो जो लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जैसे ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इनके लिए क्या होता है, जो स्कैटरिंग इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है। तब जब ये लाइट रे स्कैटर होकर हमारे आंखों में इस तरह से स्कैटर होके जब ऑब्जर्वर के आंखों में गिरते हैं तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ऊपर का जो आसमान है वो ब्लू इन कलर है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाता। अगर कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाता तो हमारे ऊपर का जो लेयर है वो हमें क्या अपीयर होता, वो डार्क इन कलर अपीयर होता। क्यों, क्योंकि कोई स्कैटरिंग हुआ नहीं। जैसे जब आप कभी अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे, जैसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है, एस्ट्रोनॉट्स को स्काई का कलर क्या दिखेगा, तो एस्ट्रोनॉट्स को स्काई का कलर डार्क दिखता है। क्यों डार्क दिखता है, क्योंकि वहां पर कोई भी स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होता। स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं हो पाता, तो वो डार्क इन कलर दिखता है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि वो जो सिग्नल्स होते हैं, डेंजर वाले सिग्नल्स, ऐसे एक डरावनी सी खोपड़ी बनी होती है इस तरह के ऐसे, ये जो डेंजर वाले सिग्नल्स होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं। ठीक है, ये जो डेंजर वाले सिग्नल्स होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं। अब रेड इन कलर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ये क्या होगा, ये जैसे बताने के लिए कि अगर आगे जो है रोड के आगे जाते ही क्या है, खाई। अब डेंजर सिग्नल अगर है तो वो तो बहुत दूर से दिख जाएगा, तब तो तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे ना। मान लो हाई स्पीड व्हीकल आ रही है, उसको क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना है।
अब ऐसा तो नहीं कि खाई में गिरने के बाद ब्रेक अप्लाई करेंगे, खाई में गिरने से पहले ही ब्रेक अप्लाई करोगे ना। तो डेंजर सिग्नल दूर से विजिबल हो जाए इसके लिए क्या करते हैं, इसको रेड इन कलर से बनाते हैं। अब जैसे ही इसमें सनलाइट गिरता होगा तो ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा क्या। अब रेड लाइट की स्कैटर होने की टेंडेंसी सबसे कम है। अगर रेड लाइट की स्कैटर होने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसका मतलब क्या है, वो बिना स्कैटर हुए ऑब्जर्वर की आंखों तक गिर सकता है क्या। अगर कोई और कलर से होता तो वो क्या होता है, स्कैटर होकर इधर उधर चला गया होता तो वो आंखों तक आता ही। और उसके कब पता चलता है कि वो खाई में गिर चुका है, जब गाड़ी खाई में गिरी हो चुकी होती तब जाकर वो ब्रेक अप्लाई करता, तो शायद वो तब तक मर चुका भी हो सकता था। तो इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रेड से पेंटेड होते हैं। अब देखो ये मैंने बहुत ही छोटे मैंने बस बता दिया है, मैंने कोई नोट्स तुमको इसमें दिया नहीं। तुमको एनसीईआरटी बुक उठाना, एनसीईआरटी बुक में जितने भी नोट्स मिलेंगे ना वो सारा का सारा तुम क्या कर लेना, पढ़ लेना खुद से। एनसीईआरटी बुक से के अलावा से कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। एक बार एनसीईआरटी बुक में उठाना, चैप्टर का नाम है आईज एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, और उसमें ये सब उठा के पढ़ लेना। जो मैंने समझाया है वैसा कुछ वहां पे भी लिखा होगा, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स खुद से बना लेना, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज।